हेलो। आज की कहानी आहट, इसे शंकरन कुट्टी ने लिखा है और ये कहानी मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। आहट। अस्पताल से घर लौटते समय स्टेथोस्कोप उसके गले में लटका हुआ था। घर अस्पताल के पास ही था। पोर्टिको की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसकी निगाह दरवाजे के बाहर टंगी पट्टी पर पड़ी। डॉक्टर सीपी माधवन, एमबीबीएस। उसने देखा, नाम पट से एक पीली तितली उड़ गई है। एक गोल मेज और बेंत की एक आराम कुर्सी रखी गई थी। वह कुछ ठिठका। नीले मेजपोश वाली गोल मेज पर एमिली जोला का उपन्यास नाना रखा हुआ था। उपन्यास के पन्नों में दबा तार का एक लिफाफा झांक रहा था। वह बेडरूम की ओर बढ़ा। रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। उसने स्टेथोस्कोप कोट की जेब में रख लिया। फिर सफेद कोट खूंटी पर लटकाकर वह गुमसुम सा खड़ा हो गया। खिड़की के समीप रखी ड्रेसिंग टेबल के ऊपरी भाग के दर्पण से टकराकर धूप ने दीवार के कोने में इंद्रधनुष का एक टुकड़ा छोड़ दिया था। डॉक्टर ने मुड़कर दर्पण में देखा। दर्पण के सुनहले प्रकाश के नीचे उसका चेहरा काले बादल सा दिख रहा था। उसने मुझ को ताव देकर आईने में ध्यान से देखा। सघन मुझ के बीच एक सफेद बाल था। नाखून से उसे उखाड़कर वह कुछ देर उसे ही देखता रहा, फिर नीचे छोड़ दिया। सिर सिर झुकाकर वह पोर्टिको में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर पड़ी किताब खोलकर तार निकालने लगा। शायद पढ़ते पढ़ते पन्ने की पहचान के लिए रख दिया होगा। यह सोचकर उसने वह वहीं रहने दिया। पृष्ठ संख्या 117 थी। दोपहर को जब खाना खाने आया था तभी यह तार मिला था। तार पढ़ा, पिता की हालात नाजुक है, आज ही रवाना होना, रात की गाड़ी का इंतजार रहेगा। लिली। उसने घड़ी देखी, 5:50। गाड़ी 6:45 पर जाती थी। पीछे पीछे से आती राधा की आहट और मोटी रेशमी साड़ी की सरसराहट से वह जरा सजग हो गया। वीणा के तार से आवाज में वह बोली, चाय तैयार है, आइए। हाँ। उस तार को ताकते हुए वह वैसे ही बैठा रहा। क्या तुम जॉर्ज मास्टर से मिलने कन्नूर जाओगे? राधा ने पूछा। हाँ। उसने सोचा, कह दूं, मैं जॉर्ज मास्टर का दत्तक पुत्र हूं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए यदि वे धन देकर मदद न करते तो मेरी यह डिग्री और नौकरी सपना ही रह जाती। मृत्यु के कगार तक पहुंचे उस आदरणीय बूढ़े से मिलने जरूर जाना है, पर कहा कुछ नहीं। राधा यह पूरी कहानी जानती थी। जॉर्ज मास्टर ने मदद की थी कि उनकी बेटी से। अफसोस, लिली, आज वह कन्नूर के एक कॉन्वेंट में अध्यापिका है। लोग कहते थे बेटी से शादी के लिए जॉर्ज मास्टर ने उसकी मदद की थी, और संभावना भी हो गई थी इस बात की। वह प्यार भी तो करता था उससे, पर शादी हो नहीं सकी। धर्म की अड़चन पड़ गई थी। फिर एक दिन रेल के डिब्बे में राधा को देख लिया था और सोचा था, रूपवती, यह रूपवती मेरी पत्नी हो तो। न मालूम क्या कारण था इसका। क्या आज ही कन्नूर जाना है? राधा ने कुर्सी के पीछे हाथ रखकर झुकते हुए पूछा। अकस्मात गाड़ी का समय याद आ गया। तार को नाना के 170वें पृष्ठ में रखकर किताब को बंद कर दिया। फिर भोजन कक्ष की ओर चल दिया। गरम बड़े को मुंह में डालकर चबाते समय उसका मन लिली के साथ बिताए समय की मधुर स्मृतियों की जुगाली करता रहा। रसोई घर में सहसा झन की आवाज आई। राधा के हाथ से कोई बर्तन गिर गया था। घबराई हुई राधा रसोई से दौड़ी आई। चाय का बर्तन गिर गया है, जरा रुकिए, फिर से बना देती हूँ। नहीं, रहने दो। हाथ की घड़ी देखते हुए वह उठ खड़ा हुआ। हाथ पोंछे, कपड़े बदले और पोर्टिको की ओर चल पड़ा। राधा पीछे पीछे आई थी। कुछ क्षण वह पोर्टिको में ही खड़ा रहा, माथे को हाथ से सहलाते हुए। मैं कल की गाड़ी से वापस आ जाऊंगा, उसने राधा की ओर देखते हुए कहा। जब तक सड़क पर पहुंचा 6:15 हो चुके थे। संयोग से एक खाली तांगा भी दिख गया। 8 आने दूंगा, 15 मिनट में स्टेशन पहुंचा दो, उसने तांगे वाले से कहा और तांगे में बैठ गया। तांगा दौड़ने लगा।
आधी दूरी कब पार पार हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब तांगा टूटी फूटी झोपड़ियों के पास से गुजर रहा था। तभी एक बूढ़ा तांगे के पीछे दौड़ता आया। दौड़ते हाँफते उसने जो कुछ कहा उसका सार यह था कि उसकी बेटी प्रसव पीड़ा में है, अगर डॉक्टर आकर उसे देख लें। पर तांगे वाला आठ आने के लोभ में तांगा दौड़ाता रहा और डॉक्टर चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे बूढ़ा पीछे रह गया। अब उसकी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। स्टेशन दिखने लगा था। दूर से गाड़ी का धुआं भी दिख रहा था। उसने घड़ी देखी, 6:35। स्टेशन पहुंचने के लिए 5 मिनट काफी थे। तभी पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर साहब उछलकर नीचे जा गिरे। घोड़ा सड़क पर पैर पटककर तड़प रहा था। चोट तांगे वाले को भी लगी थी, पर वह चोट भूलकर घोड़े को खड़ा करने की कोशिश करने में लग गया था। उसे 8 आने ज्यादा मिलने वाले थे। वह चाबुक से घोड़े को मारे जा रहा था, पर घोड़ा उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसने उसके भूखे शरीर पर कोड़े पड़ते रहे। तब तक डॉक्टर साहब भी उठ खड़े हुए थे। सौभाग्य से एक दो खरोंचों को छोड़कर कोई चोट नहीं लगी थी। उन्होंने स्टेशन की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। घड़ी 6:35 पर ही रुक गई थी, पर स्टेशन से गाड़ी छूटने की आवाज आ रही थी, यानी 6:45 हो चुके थे। तांगे वाला अब भी भूखे घोड़े को मारे जा रहा था। तभी नीले रंग की एक शानदार कार वहां आकर रुकी। डॉक्टर डॉक्टर उले वांगो, अंदर आइए। कार से सिर निकालकर एक व्यक्ति डॉक्टर को बुला रहा था। डॉक्टर ने देखा कार में मिल मालिक शिकार वेलू चेटियार था। वह लपक कर उसके पास पहुंचा। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। डॉक्टर चेटियार के पास बैठ गया। जब डॉक्टर ने सारा किस्सा सुनाया तो चेटियार ने कहा, अच्छा ही हुआ, मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मैं आपको बुलाने ही आया था। कार जब झोपड़ियों के पास से गुजरी तो अनायास डॉक्टर की निगाह उधर चली गई। एक झोपड़ी से रोने की आवाजें आ रही थी। डॉक्टर की आंखों के सामने तांगे के पीछे दौड़ते बूढ़े का चित्र उभर आया। एक क्षण के लिए मन में आया भी कि जरा चलकर देख लेना चाहिए, पर उसने कार रोकने के लिए नहीं कहा। माँ भी मर गई होगी, डॉक्टर ने अंदाजा लगाया। तब तक चेटियार का बंगला आ गया था। कार से उतरते समय डॉक्टर सोच रहा था, चेटियार जैसी ही उसकी पत्नी भी होगी, कोल्हू कोल्हू के खूंटे जैसी। पर बिस्तर पर एक कृष्णगात्री सुंदरी लेटी थी। बाद में पता चला कि वह मलयाली है। डॉक्टर ने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। यह तो राधा से भी सुंदर थी। चेटियार ने बहुत पैसा दिया होगा इस रूप को पाने के लिए, डॉक्टर ने सोचा था। रात का खाना खिलाकर ही चेटियार ने डॉक्टर को विदा किया था। विदा करते समय 10-10 के 5 नोट भी जेब में ठूंस दिए थे। डॉक्टर जब चेटियार की कार में बैठा तो भीतर घड़ी 10 बजा रही थी। घर पहुंचकर डॉक्टर कुछ देर तक बरामदे में खड़ा रहा था। सारा वातावरण चांदनी से नहाया हुआ था। उस चांदनी में डॉक्टर को अपना ही बंगला एक रहस्य सा लगा। उसने दरवाजा खटखटाया। राधा ने दरवाजा खोला। डॉक्टर चुपचाप भीतर आ गया। कोट उतार कर लटका दिया। तभी न जाने दिमाग में क्या आया कि वह चौंक सा गया। राधा ने धीरे से पूछा, क्या कन्नूर नहीं गए? पर डॉक्टर ने सुना नहीं। वह राधा के चेहरे को घूर रहा था। वह सोच रहा था, राधा नहीं जानती थी कि मैं लौट आऊंगा। मैंने आवाज भी नहीं लगाई, सिर्फ दरवाजा खटखटाया था और दस्तक होते ही दरवाजा खुल गया। वह किसी का इंतजार तो नहीं कर रही थी। उसने देखा दरवाजा अभी खुला पड़ा है। दरवाजा बंद कर दो, उसने इशारे से कहा। पति के चेहरे का भाव देखकर राधा सकपका गई। वह बिना हिले डुले खड़ी रही। डॉक्टर ने खुद दरवाजा बंद किया और भीतर जाकर पलंग पर बैठ गया। इधर बैठो, उसने राधा से कहा। राधा एक गुड़िया सी पलंग पर बैठ गई। टेबल लैंप का प्रकाश सीधा उस पर पड़ रहा था। डॉक्टर ने उसे नक्शिक देखा। उसने नया ब्लाउज पहन रखा था, हल्के नीले रंग का। छाती के ऊपर अर्धचंद्राकार गोलाई में कटा हुआ गला, नए फैशन की सिलाई। साड़ी भी काफी शोख रंग की थी। डॉक्टर को लगा जैसे किसी अपरिचित को देख रहा हो। वह सज धज कर किसका इंतजार कर रही है? आज बड़ी सुंदर लग रही हो,
उसने उसके चेहरे की ओर उंगली उठाकर धीमे से कहा, फिर थोड़ा मुस्कुराकर चेहरे को झटका दिया। पति के देखने, कहने के ढंग और मुस्कुराहट से उसे डर सा लगने लगा। घबराकर वह पोर्टिको में दरवाजे की ओर देखने लगी। उसकी दृष्टि को पहचान लेने के भाव से डॉक्टर फुसफुसाया, तो तुम जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बिठाया है? दरवाजे की तरफ उत्सुकता से मत देखो। आहट होगी तो मैं ही खोल दूंगा तुम्हारे लिए। तुम आराम से उपन्यास पढ़ो। पलंग के पास ही पड़ी तिपाई पर रखे नाना को उठाकर उन्होंने उसे दे दिया। तार अब भी उसमें पड़ा था। डॉक्टर ने देखा पृष्ठ संख्या 117 ही था। तो तू पढ़ नहीं रही थी, किसी का सपना देख रही थी, है ना? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से कुछ आहट सी आई। डॉक्टर के चेहरे पर निर्मम मुस्कान आ गई। आवाज लगातार आ रही थी, पर डॉक्टर ने देखा राधा उस आहट की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने ध्यान से सुना। पता चला बाहर हवा चल रही थी, आहट एक भ्रम था। डॉक्टर ने कमरे में नजर घुमाई। नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाकर टिक गई। उसका चेहरा शांत हो गया, आंखों में स्नेह स्मृतियां झलकने लगी। यह तस्वीर उसकी बेटी मल्ली की थी। एक काले कुत्ते के गले में बाहें डालकर वह मुस्कुरा रही थी। यह तस्वीर उसके 7वें जन्मदिन पर खींची थी, यानी 2 साल पहले। उन दिनों वे तंजौर में थे। वह कुत्ता नीरो मल्ली का प्राण था। तस्वीर खींचे जाने के 1 महीने बाद ही वह लॉरी के नीचे आकर मर गया था। तब कितना रोई थी मल्ली। वह कुत्ते की समाधि बनवाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी गुल्लक की कुल पूंजी 3 रुपए 2 आने भी उन्हें दे दी थी, पर वह समाधि नहीं बन सकी। जल्दी ही उनका तबादला हो गया था वहां से और उन्हें मथुरा जाना पड़ा। मल्ली का जन्मदिन है अगले महीने की 10वीं तारीख को। मद्रास के कला निकेतन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली बेटी के जन्मदिन के उपहार को लेकर पति पत्नी में मतभेद हो गया था। डॉक्टर का विचार था कि एक फ्रॉक और मिठाई भेजी जानी चाहिए, बल्कि राधा चाहती थी कि मल्ली को एक फाउंटेन पेन और नेहरू की लिखी बेटी के नाम पिता के पुत्र पत्र नामक किताब भेजी जाए। डॉक्टर फिर राधा के बारे में सोचने लगा। एक तिरछी नजर से उसने राधा को देखा। वह चौंक सा पड़ा। इतना सुंदर तो राधा को कभी देखा नहीं उसने। एक अथाह गुफा के किनारे बैठी चिड़िया। उस आहट के आने पर उसे भी पक्षी की तरह उड़ना होगा। तब मल्ली को यह बात नहीं पता चलेगी। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज हवा के साथ रेंग आई। उसने घड़ी देखी, वह बंद थी। तांगा गिरते समय खराब हो गई होगी। उसने नजर उठाकर दीवार घड़ी की तरफ देखा। 11:10। कुछ देर तक टिक टिक की आवाज गूंजती रही, फिर बंद हो गई। कल घड़ी में चाबी नहीं दी थी, शायद इसलिए। यह काम मल्ली की माँ का है और उसका ध्यान था अन्यतर। इस अवसर पर समय जानना खतरनाक है, उसने सोचा। उसे गर्मी लगने लगी थी। उसने उठकर कमरे के पीछे वाली खिड़की खोल दी। इस खिड़की से अस्पताल साफ दिखता था। कनेर से भरा कैंपस का दक्षिण पूर्वी कोना भी, चांदनी से आच्छादित अस्पताल की इमारत, पेड़ों की परछाइयां उसे अच्छा लगा। दिन को बड़ा शोर रहता है यहाँ। झुके पेड़ के नीचे खून और मैल से सने रुई के टुकड़े बिखरे पड़े रहते हैं। स्वच्छ चांदनी इन्हें प्रेम पत्र बना सकती है। उसे लगा कि पेड़ के नीचे की छाया का आकार हृदय जैसा है। अचानक उसे लगा कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह उठकर दरवाजे के पास गया, चुपचाप खड़ा हो गया। एक चमगादड़ कटकटाकर खिड़की के पास से उड़ गया। एक निराशा से उपजी प्रतिहिंसा की निगाह से उसने मल्ली की मां के चेहरे की तरफ देखा और वह वैसे ही पलंग पर सर झुकाए बैठी थी। समय बीत रहा था, पर पता नहीं चल रहा था कैसे बीत रहा है। चमगादड़ इधर उधर उड़ रहा था। कभी टप से जामुन पेड़ से गिर पड़ता था। चांदनी हंस रही थी, पर वह अभी नहीं आई थी। नहीं है मजा कोई इस माया संसार में। दूर से किसी के गाने की धीमी सी आवाज आ रही थी। तांगे वाले राजू अक्सर रात में यह गीत गाया करता है। वह जानता है काले कलूटे राजू की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। कोई नहीं जानता था कैसे मिली वह उसे।
राजू उसे रानी की तरह साथ रखता था। कभी कभी शाम को उसे तांगे में बिठाकर सारा शहर घुमाता था। गले में नकली गहने, हाथ में मोरपंख लिए बैठी राजू की बीवी। मेघनाथ नाम का राजू के तांगे में जूता कमजोर घोड़ा। मेघनाथ नाम का राजू के तांगे में जूता कमजोर घोड़ा। काला कलूटा राजू। लोग उन्हें देख देख कर हंसते थे, पर साल भर हो गया कोई नहीं हंसता। साल भर पहले राजू की बीवी को कोढ़ हो गया था। उसके गुलाबी होठ सूज गए थे, कान तले पापड़ जैसे हैं। जलती हुई मोम की प्रतिमा के समान उसका शरीर पिघलकर कुरूप हो गया है। राजू आज भी उसे तांगे में बिठाकर ले जाता है, पर सिर्फ अस्पताल। इसलिए लोग उसके तांगे में भी नहीं बैठते। वह अक्सर भूखा रहता है, अक्सर रात को गाता फिरता है, नहीं मजा दूसरा। चांदनी कनेर और ताड़ के पत्ते को सहलाते गीत के स्वर दूर कहीं खो गए। चांदनी अब डूबेगी, मुर्गे ने बांग दी है। अब आहट के आने का भी वक्त हो गया है, डॉक्टर जैसे सोते से उठा हो। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उसने उल्लू की तरह दरवाजे की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें दरवाजे की तरफ उड़ रही हैं। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। क्या पैर कांप रहे हैं? यह दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? उसने दरवाजा खोला। टेलीग्राम है साहब। सवेरे की रोशनी में डाकिये की खाकी रंग की पगड़ी आगे की ओर झुकी। उसने पगड़ी के रंग का लिफाफा डॉक्टर को थमा दिया। एक कागज और पेंसिल भी। डॉक्टर ने कागज पर कुछ खींच दिया। कांपती उंगलियों से लिफाफा फाड़ा। तार लेकर शयन कक्ष की मेज के पास आया। रोशनी में पढ़ा, आपकी प्यारी बेटी मल्लिका की तालाब में डूबे जाने से मृत्यु हो गई है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शव सुरक्षित है, कृपया शीघ्र आएं। मेट्रेन, कला निकेतन। इसका अनुवाद डॉक्टर आरसू ने किया है। थैंक यू सो मच।